Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, शिक्षण विधियों का ये टेस्ट है। इसके पहले लगभग 17-18 टेस्ट में ले चुका हूं शिक्षण विधियों के, लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल विशिष्ट है, हटके है, अलग है। प्रश्न 60 है इसमें, लेवल 1 के लिए भी, लेवल 2 के लिए भी। तो यहाँ पर 60 प्रश्न टोटल आपके रहेंगे साथियों। देखिएगा, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पीएन लोधा के, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए इस मैराथन टेस्ट को शुरू करते हैं मित्रों। पूरे 60 क्वेश्चन एक बार ज़रूर पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके, निम्न में से किस विधि में किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर शिक्षण कराया जाता है? अन्वेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोजना विधि, विश्लेषण विधि। तो देखिएगा, सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर, इकाई को आप खंडों में विभक्त कर रहे हो, मतलब उसका विश्लेषण करके पढ़ा रहे हो, तो फिर इस विधि को हम क्या कहेंगे? विश्लेषण विधि। चौथा विकल्प सही है आपका प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं साथियों आपका। प्राथमिक स्तर पर कुसुम शब्द के अर्थोद्यान के लिए उपयुक्त प्रविधि रहेगी? वाक्य प्रयोग विधि, चित्र प्रदर्शन विधि, वस्तु प्रदर्शन विधि, पर्यायी कथन विधि। तो प्राथमिक स्तर पर आपको कुसुम शब्द का अर्थ बताना है बच्चों को। तो जब कोई चित्र विद्यालय में आप विद्यालय में उस चित्र को रख सकते हो या विद्यालय में वो चित्र है, तो फिर उसके लिए वस्तु प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि चित्र प्रदर्शन ही आपका सही आंसर है प्रश्न 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है? कहानी, आत्मकथा, जीवनी, संवाद। तो साथियों देखिएगा, कहानी आप मन ही मन में पढ़ सकते हो, आत्मकथा पढ़ सकते हो, जीवनी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर संवाद करना है तो संवाद तो बोलकर ही किया जाता है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, लिखना सिखाते समय बालक को सबसे पहले क्या सिखाया जाना चाहिए? भगवान का नाम, बालक का स्वयं का नाम, अध्यापक का नाम और वाक्य लिखना। तो सबसे पहले आप वाक्य लिखना तो सिखाओगे नहीं, बल्कि साथियों सबसे पहले बालक को उसका स्वयं का नाम लिखना सिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें उसके नाम लिखने में उसकी रुचि होती है साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, और सबसे जल्दी भी वो अपना नाम लिखना ही सीखता है। हस्तकौशलों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग करते हैं? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, रचनात्मक परीक्षा और सभी। तो साथियों हस्तकौशलों का जो मूल्यांकन है, इसके लिए मौखिक परीक्षा तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो फिर सभी वाला भी गलत हो गया, बल्कि रचनात्मक परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा साथियों, जो रचनात्मक परीक्षा है, रचनात्मक परीक्षा में बालक नई चीज़ें बनाएगा तो हस्तकौशलों का अपने आप मूल्यांकन होगा। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 5 में। 60 ही प्रश्नों को करके जाना साथियों, पूरे 60 प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 क्या है, गणित के दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु निम्न में से कौन सा अभ्यास कराया जाता है? लिखित अभ्यास, मौखिक अभ्यास, सरल अभ्यास, रटने का अभ्यास। तो साथियों दैनिक प्रयोग की कुशलता विकसित करनी है बच्चों में, तो फिर दैनिक प्रयोग तो मौखिक अभ्यास से होता है साथियों। किससे होता है? मौखिक। रटने से नहीं, हर जगह आप लिखकर काम नहीं करोगे, इसलिए दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, जिस परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपचारित किए बिना यदि समय पर प्रयुक्त करने पर परिणाम सदैव समान प्राप्त होता है, तो उसमें गुण होता है वैधता का, व्यापकता का, वस्तुनिष्ठता का, विश्वसनीयता का। तो साथियों ऐसे प्रश्नों में अधिकतर जगह पर वस्तुनिष्ठता आंसर मिलता है और कई जगह पर विश्वसनीयता भी मिलता है, क्योंकि परिणाम सदैव समान आ रहा है, तो मतलब वो प्रश्न क्या है? वस्तुनिष्ठ है और विश्वसनीय भी है साथियों वो प्रश्न। इसलिए तीसरा विकल्प भी मेरे अनुसार सही है यहाँ पर, और चौथा भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि में बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। बालक व अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं, पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता के क्रम में जमाते हैं, और बालक श्रोता व अध्यापक वक्ता होता है। तो साथियों ह्यूरिस्टिक मतलब खोज विधि जो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई है, इसमें बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है मित्रों प्रश्न 8 में, क्योंकि इसमें खोज करते हैं, अनुसंधान करता है, इसलिए तो ये ह्यूरिस्टिक विधि है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का हिस्सा नहीं है?
पद विश्लेषण, इकाई योजना, ब्लूप्रिंट और उत्तर कुंजी। तो साथियों उपलब्धि परीक्षण का निर्माण का जो हिस्सा नहीं है तो इसमें पद विश्लेषण भी करते हैं, इसमें ब्लूप्रिंट भी बनाया जाता है, इसमें उत्तर कुंजी भी बनाई जाती है, लेकिन इकाई योजना इसमें नहीं बनाई जाती है साथियों उपलब्धि परीक्षण में। तो दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, अभ्यास द्वारा प्राप्त किए जाने वाले छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं लक्ष्य, व्यवहारगत परिवर्तन, प्राप्य उद्देश्य और शैक्षिक उद्देश्य। तो अभ्यास द्वारा जो उद्देश्य प्राप्त कर लिए जाते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य, उनको प्राप्य उद्देश्य के नाम से जाना जाता है, मतलब जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं प्राप्य उद्देश्य कहलाते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11, करके सीखना आधारित है व्याख्यान विधि पर, वाद विवाद विधि पर, प्रयोजना विधि पर और समस्या विधि पर। तो साथियों व्याख्यान विधि में तो करके सीखा नहीं जाता, वाद विवाद में नहीं, बल्कि जो प्रयोजना विधि है साथियों किलपेट्रिक की, ये इसमें करके सीखना आधारित है साथियों। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक है रेने, अलेक्सेम आशबर्न, ब्रूनट और कमेनियस। तो मित्रों मस्तिष्क उद्वेलन विधि का जो निर्माण है वो अलेक्स एम ऑशबर्न के द्वारा किया गया है। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ कहाँ हुआ? जर्मनी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में और भारत में। तो दल शिक्षण का प्रारंभ साथियों अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। और दल शिक्षण के जनक किसको माना जाता है? डेविड वार्डिंग को इसका जनक माना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगमित पद नहीं है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन। मतलब हर्बर्ट ने जो अपनी पंचपदी विधि दी है उसमें कौन सा पद नहीं बताया है? तो प्रस्तावना बताई है, उद्देश्य बताया है, प्रस्तुतिकरण बताया, लेकिन मूल्यांकन नहीं बताया है। तो चौथा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, पाठ योजना के विशिष्ट उद्देश्यों में शिक्षण पक्ष में सम्मिलित नहीं है ज्ञान कराना, अर्थग्रहण कराना, अभिवृत्ति के विकास के आधार बनाना और चित्र बनाना। तो साथियों शिक्षण पक्ष में ज्ञान कराना भी आता है, अर्थग्रहण भी करे बच्चे, अभिवृत्ति के विकास का आधार भी बने, लेकिन चित्र बनाना, ज्ञान, ये देखिए शिक्षण पक्ष में सम्मिलित नहीं आता है साथियों पाठ योजना के विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, साथियों प्रश्न नंबर 16 आपके है सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्दावली से क्या अर्थ है? सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो साथियों व्यापक का मतलब जो शैक्षिक क्षेत्र है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है वो, और जो अन्य गतिविधियां कराई जाती है जिसको शैक्षिक क्षेत्र कहते हैं, इन सभी का मूल्यांकन व्यापक शब्द का अर्थ होता है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न 16 में। प्रश्न 17, मौन वाचन किस कक्षा से शुरू किया जाता है? कक्षा 3 से, कक्षा 4 से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कक्षा 3 से माना गया है कि कक्षा 3 से मौन वाचन शुरू किया जाता है, जबकि अगर ये क्वेश्चन होता गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण में मौन वाचन कब करेंगे, तो फिर कक्षा 6 आप कर सकते। पहला ही विकल्प सही है प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, व्याकरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण की अनुभूति कराना, भाषा को परिमार्जित कराना, उच्चारण सुधार करना और वाचन की गति का विकास करना। साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्याकरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा को परिमार्जित करना। दूसरा विकल्प सही है शुद्ध करना, स्पष्ट करना, इसका अर्थ ये होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, शिक्षण में सर्वप्रथम बल देना चाहिए खेल पर, भाव तत्व पर, पठन पर और उच्चारण पर। तो मित्रों 19वें क्वेश्चन में देखिएगा शिक्षण में सबसे पहले हमें उच्चारण पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? उच्चारण पर। चौथा विकल्प सही है प्रश्न 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है पाठ्यक्रम समाप्त करना, मूल्यांकन करना, परिणाम बताना और पास करना। तो साथियों शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण माना जाता है मूल्यांकन। स्टार कर लेना इस बिंदु को भी साथियों। आखिरी चरण क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, उच्च शिक्षा के लिए लाभदायक है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, भाव वाचन, मौन वाचन। तो साथियों वैसे तो उच्च शिक्षा के लिए मौन वाचन लाभदायक है, लेकिन भाव वाचन भी उच्च शिक्षा पर ही किया जाता है। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है, बाई चांस तीसरा विकल्प भी सही माना जा सकता है।
प्रश्न नंबर 22, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? अध्येता केंद्रित, समुदाय केंद्रित, छात्र केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अध्येता केंद्रित का मतलब होता है शिक्षक केंद्रित या अध्यापक केंद्रित। तो ये बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ नहीं है। बाकी छात्र और शिक्षार्थी तो एक ही है, और समुदाय केंद्रित भी इसका राइट आंसर है। तो साथियों दूसरा, चौथा, तीसरा तो बाल केंद्रित का अर्थ है, लेकिन प्रथम बाल केंद्रित का अर्थ नहीं है, इसलिए प्रथम विकल्प सही है, बल्कि ये अध्यापक केंद्रित है। प्रश्न नंबर 23, यह विधि औपचारिक एवं परंपरागत कक्षा शिक्षण की सीमाओं को समाप्त करती है, कौन सी? प्रयोजना विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, समस्या समाधान विधि, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो विधि औपचारिक और परंपरागत कक्षा शिक्षण की सीमाओं को समाप्त कर रही है वो है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। क्योंकि मित्रों सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि में व्यक्ति को स्वतंत्र रखा जाता है, चर्चा कराई जाती है, संगोष्ठियां कराई जाती है इसके अंतर्गत। प्रश्न नंबर 24 आता है, गद्य पाठों के शिक्षण लक्ष्य निर्धारित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्राप्य उद्देश्य, भाषा शिक्षण के उद्देश्य, विद्यार्थियों की क्षमता और सभी। तो साथियों गद्य पाठों के जो शिक्षण लक्ष्य है इनको निर्धारित करते समय इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथा विकल्प सही है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या रखे जाए, प्राप्य उद्देश्य, प्राप्य समय कितने समय में प्राप्त करेंगे, विद्यार्थियों की क्षमता कितनी है, ये सभी सही है साथियों। 24वें क्वेश्चन में चौथा ही विकल्प रहेगा। प्रश्न 25, गणित शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है व्यवहार कुशलता, तर्क व चिंतन क्षमता, परिस्थितिक अनुकूलता और हिसाब किताब का प्रारंभिक अनुभव। तो साथियों गणित शिक्षण का सामान्य उद्देश्य होता है बालक में तर्क व चिंतन क्षमता का विकास करना, क्योंकि गणित एक तार्किक विषय माना जाता है मित्रों। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 25 में। प्रश्न 26, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के माध्यम से किस पक्ष का विकास होता है? बौद्धिक पक्ष का, शारीरिक पक्ष का, सर्वांगीण पक्ष का और मानसिक। तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में जैसे कोई भी खेल खेल लिया जाए तो वो भी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में आएगा, तो फिर उससे सर्वांगीण विकास होगा साथियों, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार का। तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में कारगर सिद्ध होगी? हिंदी, विज्ञान, संस्कृत और गणित। तो साथियों प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक विज्ञान विषय में कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि प्रयोगों का प्रदर्शन सर्वाधिक इस विधि में कम संसाधनों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 28 क्या है? हिंदी में मूल्यांकन का उद्देश्य है विषय ज्ञान की जांच करना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना और लिपि का सही ज्ञान देना। तो साथियों हिंदी में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? प्रोन्नत करना नहीं है, बल्कि विषय ज्ञान की जांच, बच्चों में विषय ज्ञान की जांच करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है साथियों। प्रथम विकल्प सही है 28 में। 29 है, परीक्षण की वस्तुनिष्ठता बढ़ाने के लिए कैसे प्रश्न बनाने चाहिए? निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, बहुविकल्पी और सभी। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब है जिसका एक ही उत्तर सही हो, तो ऐसे प्रश्न होते हैं बहुविकल्पीय मित्रों। प्रश्न नंबर 30, एपिडाइस्कोप काम में आता है चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु, चित्रों को समान आकार में दिखाने हेतु, चित्रों को छोटे आकार में दिखाने हेतु और सभी। तो साथियों एपिडाइस्कोप जो एक प्रक्षेपी यंत्र है, दृश्य यंत्र भी आप इसको कहते हो, और यह इसमें चित्रों को बड़े आकार में दिखाया जाता है साथियों। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 30 में। नेक्स्ट प्रश्न 31 साथियों, यहाँ पर सॉरी आपके 30वां क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया, मतलब कुल प्रश्नों की संख्या आपके यहाँ पर 61 होगी। अब तो 61 क्वेश्चन में से कितने कर पाओगे? राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु मार्गदर्शन देने वाली संस्थान है यूनेस्को, SIERT, DIET, NCERT। तो राज्य स्तर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर शिक्षा के मार्गदर्शन हेतु मार्गदर्शन देने वाली संस्थान SIERT जो हमारे उदयपुर में है, डाइट प्रत्येक जिले में पाई जाती है। NCERT नहीं है, NCERT राष्ट्रीय स्तर पर है साथियों। प्रश्न नंबर 31 है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट स्थापित करने का सुझाव किसने दिया? आचार्य राममूर्ति समिति 1990, शिक्षा आयोग 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान मतलब डाइट स्थापित करने का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो राजीव गांधी ने स्टार्ट की थी, उन्होंने दिया था साथियों। प्रश्न नंबर 32,
प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक ढांचा तैयार किया था। ACTE ने, SIERT ने, NCERT ने और आचार्य राममूर्ति समीरति ने। तो साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक ढांचा प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए, राष्ट्रीय की बात की जा रही है तो SIERT होगी नहीं, क्योंकि SIERT राज्य स्तर पर और NCERT राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। तीसरा विकल्प सही है 32वें में। प्रश्न 33, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? स्वीट ने, गुने ने, यस्पर्शमैन ने और वांद्रिय ने। तो साथियों, ध्वन्यात्मक शब्दों से संबंधित जो उपरोक्त परिभाषा है स्वीट महोदय के द्वारा दी गई है। विकल्प 1 सही है 33वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, एनटीटी का अर्थ है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा। तो एनटीटी को हम इंग्लिश में पूरा डिटेल से क्या कहेंगे? नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। नर्सरी का मतलब क्या है? पूर्व प्राथमिक कक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित साथियों एनटीटी का। विकल्प नंबर 1 सही है 34वें में। प्रश्न 35, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्र की प्रगति, छात्र का वर्गीकरण करना, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना और उपरोक्त सभी। तो साथियों, प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर पूछा है तो देखिए, छात्र की प्रगति करना ये तो प्रमुख उद्देश्य है ही है, लेकिन पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी किया जाए ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो पहला और तीसरा दोनों सही है। बाकी छात्र का वर्गीकरण करना यह मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य नहीं आता है साथियों। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ज्ञान, संकल्पना, अभिवृत्ति और परिपक्वता। तो साथियों, अधिगम की प्रक्रिया, परिपक्वता जो मैच्योरिटी आती है, जैसे एक बालक छोटा है तो कई चीज़ों को नहीं समझ पाता है, लेकिन जब वो 15-16 साल 18 साल का हो जाता है तो उसमें क्या आ जाती है? परिपक्वता आ जाती है। तो ये अधिगम के कारण नहीं आती है, बल्कि ये उम्र के कारण आती है साथियों। चौथा विकल्प सही है प्रश्न 36 में। प्रश्न 37, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण है? सक्रिय सहानुभूति का, निष्क्रिय सहानुभूति का, व्यक्तिगत सहानुभूति का और सभी। तो साथियों, कोई दुखी व्यक्ति, उसको अगर सहानुभूति के आप 2 शब्द कह देते हो तो हम इसको निष्क्रिय सहानुभूति कहेंगे। क्या कहेंगे? निष्क्रिय सहानुभूति। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 37 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, शिक्षण प्रक्रिया की व्यवस्था होती है छात्रों के लिए, उद्देश्य के लिए, पाठ्यपुस्तक के लिए, शिक्षण के लिए। तो शिक्षण प्रक्रिया की जो व्यवस्था होती है साथियों वो छात्रों के लिए होती है, क्योंकि अगर छात्र ही नहीं रहेंगे तो शिक्षण प्रक्रिया का क्या करोगे आप? प्रश्न नंबर 39, जिस शिक्षण विधि पर गांधी जी द्वारा बल दिया गया था वह विधि है अनुभव द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, वह दोनों और इनमें से सभी। तो साथियों, जिस शिक्षण विधि पर गांधी जी ने बल दिया, तो गांधी जी ने तो अनुभव भी द्वारा भी सीखना और क्रिया द्वारा सीखना दोनों पर ही बल दिया साथियों। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है, वह दोनों, और एक है उपरोक्त सभी। तो फिर यहाँ पर ऐसे टाइम पर उपरोक्त सभी वाला सही मान लिया जाता है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 39 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, पठन सीखने का आशय छात्रों को ऐसी योग्यता प्रदान करने से है कि वे पठन सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकते हैं, वे पाठ्य सामग्री का शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन कर सके, वे पाठ्य सामग्री को पढ़ सके और वे पाठ्य सामग्री का सहस्वर उच्चारण कर सके। तो पठन सीखने का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है कि पठन का मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ना, उसका अर्थ ग्रहण भी करना पड़ता है साथियों। इसलिए विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 40 में। प्रश्न नंबर 41, वाचन शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है? अक्षरबोध, ध्वनि साम्य, अनुकरण विधि और संगत विधि। तो साथियों, सर्वाधिक प्राचीन विधि इनमें से अक्षरबोध विधि मानी जाती है। कौन सी विधि मानी जाती है? अक्षरबोध विधि सर्वाधिक प्राचीन है दिए गए विकल्पों में से। प्रश्न 42, प्राथमिक स्तर पर आपके अनुसार वाचन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास, शब्द भंडार की वृद्धि, विराम चिन्हों का ज्ञान और उचित आरोह अवरोह। तो प्राथमिक स्तर पर पूछा है वाचन शिक्षण का उद्देश्य। साथियों, प्राथमिक स्तर पर है शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास बालकों में हो जाए, ये उद्देश्य रखा जाता है प्राथमिक स्तर पर। बाकी ये तो उच्च स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, बच्चों के आकलन का आधार होता है व्यवहार में परिवर्तन,
उद्देश्यों का, व्यवहार में परिवर्तन का, उद्देश्यों का, पाठ्य पुस्तक का और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों बच्चों का जो आकलन है उसका आधार होता है व्यवहार में परिवर्तन का, कि उनमें कुछ परिवर्तन भी आया या नहीं आया, ये मुख्य आधार माना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है 43वें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 44, मेले तमाशे शिक्षण क्या है? दृश्य साधन, सामुदायिक साधन, व्यक्तिगत साधन, श्रव्य साधन। तो साथियों जो मेले तमाशे साधन है वो श्रव्य तो रहेंगे नहीं, व्यक्तिगत भी नहीं रहेंगे। अब दृश्य और सामुदायिक में से अगर चयन करना है तो साथियों मेले तमाशे यहाँ पर दृश्य साधन तो है ही है, लेकिन ये सामुदायिक साधन भी माने जाते हैं साथियों। विकल्प नंबर दूसरा सही है 44वें क्वेश्चन में। वैसे इसमें प्रथम विकल्प को भी सही माना जा सकता है, हमें कमेंट करके बताइए वैसे 44वें में, क्योंकि इन चीज़ों में सामुदायिक की चीज़ें होती है साथियों, ये इसलिए सामुदायिक साधन फर्स्ट चॉइस आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी ये भी सही मान लिया जाएगा। प्रश्न 45, नेत्र के पर्यायवाची शब्द बनाओ। उक्त प्रश्न का मूल्यांकन किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ज्ञान उद्देश्य की, अर्थग्रहण की, बोलकर अभिव्यक्ति उद्देश्य की और अभिरुचि की। तो नेत्र के पर्यायवाची बनाना है आपको, मतलब ये ज्ञान आपसे पूछ रहे हैं साथियों, क्या है ये? ज्ञान, क्योंकि बोलकर तो आपको बताना नहीं है, अभिरुचि अर्थग्रहण ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इनसे प्रश्न कम बनने पड़ते हैं, इनमें छात्रों को कम लिखना पड़ता है। ये तो कोई बातें नहीं हुई भाई, इसमें अधिक वस्तुनिष्ठता होती है, ये हो सकता है। इसमें अभिव्यक्ति के लिए अधिक अवसर, तो अधिक अवसर तो अभिव्यक्ति के इसमें मिल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें तो आप अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं पाते हो। तो साथियों इसमें तीसरा विकल्प सही है 46वें में। प्रश्न नंबर 47, सीसीटीवी कहा जाता है खुला परिपथ दूरदर्शन को, बंद परिपथ दूरदर्शन को, उपग्रह दूरदर्शन को और उपरोक्त सभी को। तो साथियों बंद परिपथ दूरदर्शन है, इसको सीसीटीवी कहा जाता है। खुला परिपथ दूरदर्शन तो ये जो हमारे टीवी वगैरह चलती है ये चीज़ें हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, भारत में कॉमन स्कूल सिस्टम के संप्रत्यय का जनक माना जाता है? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कॉमन स्कूल सिस्टम के संप्रत्यय का जनक किसे माना जाता है भारत में? तो मित्रों भारत में कॉमन स्कूल सिस्टम के संप्रत्यय का जनक कोठारी आयोग का माना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 48 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, वे मूल्य जिनसे व्यक्ति को किसी रसानुभूति का अनुभव होता है कहलाते हैं? सौंदर्यात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य। तो जिन मूल्यों से रसानुभूति का अनुभव हो रहा है उनको हम सौंदर्यात्मक मूल्य कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे? सौंदर्यात्मक मूल्य। प्रश्न 50 है, पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है गृह कार्य हेतु, पुनरावृत्ति हेतु, सुदृढ़ीकरण हेतु और उपरोक्त सभी। तो पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्नमाला दी जाती है वो सभी चीज़ों के लिए दी जाती है, इसलिए चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 50 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51, 1976 के संवैधानिक संशोधन के अनुसार शिक्षा को किस सूची में रखा गया? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य, केंद्र व समवर्ती सूची। तो साथियों 1976 में संवैधानिक संशोधन जो हुआ था इसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। किसमें? समवर्ती सूची में, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें कानून बनाती है। प्रश्न 52, संस्कृत भाषा में मौखिक परीक्षा में यह नहीं पूछना चाहिए श्लोक, व्याकरण के रूप, सूक्तियाँ और किसी विषय पर भाषण। तो साथियों मौखिक परीक्षा में आपसे पूछा है तो कौन सी चीज़ नहीं पूछोगे? प्रश्न नंबर 52 में राइट आंसर बताइए। तो साथियों मौखिक परीक्षा में किसी विषय पर भाषण नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न नंबर 53 है, भाषा के आविर्भाव से समस्त मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती से बच गया है, यह कथन किसका है? सीताराम चतुर्वेदी का, श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र वर्मा का और स्वीट का। तो साथियों उपरोक्त जो कथन कहा गया है ये सीताराम चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है। विकल्प नंबर 1 सही है 53वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यह कथन किसने कहा? बेल ने, कांट ने, मार्शल ने और लोक ने। तो साथियों जहाँ पर तर्क करने की बात की जाए गणित की परिभाषा में वहाँ पर लोक आता है। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 54 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55,
निम्न में से किस गणितज्ञ का मानना है कि सभी प्रकार की गणित औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है? बेल, कांट, हाइडहेड और लॉक। तो साथियों उपरोक्त जो परिभाषा दी गई है गणित के संदर्भ में, ये हाइडहेड के द्वारा दी गई है। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 55 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56। सबसे पहली ज्ञात उपपत्ति प्रूफ प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बेल को, थेल्स को, लॉक को और मार्शल को। तो साथियों सबसे पहले ज्ञात उपपत्ति करने का प्रदान करने का जो श्रेय है ये थेल्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? थेल्स को। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 56 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57। निम्न में से कौन सा आकलन अंक आधारित परीक्षाओं से संबंधित है? अंक आधारित, योगात्मक, रचनात्मक, निदानात्मक, कोई नहीं। तो साथियों अंक किसमें प्रदान किए जाते हैं? प्रश्न नंबर 57 में राइट आंसर बताना है। तो मित्रों निदानात्मक में तो अंक देंगे नहीं, रचनात्मक में रचना से मतलब सृजनात्मकता से संबंधित चीज़ें होती है। तो विकल्प नंबर 1 सही है 57 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58। निम्न में से कौन सा आकलन प्रत्यक्ष व त्वरित होता है? योगात्मक, रचनात्मक, निदानात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रत्यक्ष और त्वरित प्रश्न नंबर 58 में बताइए। तो ये होता है साथियों रचनात्मक आकलन। दूसरा विकल्प सही है 58 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59। सर्व शिक्षा अभियान के निम्न में से उद्देश्य है? 6 से 19 आयु वर्ग के समस्त बालकों का विद्यालय में नामांकन, 100% विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना, लिंग भेद समाप्त करना और उपरोक्त में से सभी। तो साथियों ये सभी ही उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के हैं। अंतिम और 60वां क्वेश्चन, लेकिन आप चैनल पर नए हो तो बहुत ही शानदार चीज़ें जो आपके लिए ये लेकर आऊँ, इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी मेहनत करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव होता है विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र, अभिभावक, विद्यालय का कोई भी अध्यापक और विद्यालय का प्रधान अध्यापक। तो साथियों अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो छात्रों के जो माता पिता हैं उनको बनाया जाता है, लेकिन सचिव होता है विद्यालय का प्रधान अध्यापक। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 60 में। तो साथियों आज के ये 60 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वीडियो को पूरा देखने के लिए।